वैवाहिक जीवन में साथ साथ रहते हुए पुरुषों व महिलाओं के बीच कई मतभिन्नताएं या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनके बीच विश्वास और सम्मान रहता है तब तक उनका वैवाहिक जीवन अनंत काल तक जारी रह सकता है। यदि उनमें से एक या दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास करना या सम्मान करना छोड़ देते हैं तो संबंध खत्म हो जाता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अध्याय 18 में आज बात करेंगे आत्म अनुशासन और वैवाहिक जीवन की। सुखद वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामंजस्य। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ आदर्श संतुलन में रहते हैं। प्रत्येक में पूरक गुण व आदतें होती हैं जो एक साथ मिलकर आदर्श संतुलन प्रदान करती हैं। एक जैसे पंखों वाले पक्षी सचमुच साथ में उड़ते हैं। आप हमेशा उन्हीं लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं और उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा सामंजस्य में रह पाएंगे। जब भी कोई दंपत्ति एक साथ सचमुच खुश रहते हैं तो परिवार, धन, नैतिकता, कार्य, बच्चे, राजनीति, धर्म और लोगों के बारे में उनके अधिकांश जीवन मूल्य एक जैसे होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि कई सुखी दंपत्ति तो अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट देते हैं या अलग अलग धर्मों के अनुयायी होते हैं। संतुलन और सामंजस्य का अहम मुद्दा यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कितना महत्व देता है। यह इसी से तय होता है कि किसी क्षेत्र में अपनी मान्यता के बारे में वो व्यक्ति अटल और कठोर है या शिथिल और लचीला है। लोग अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करने व अलग अलग धर्म को मानने के बावजूद भी प्रेमपूर्ण और सुखी दाम्पत्य जीवन गुजार सकते हैं जब तक कि उनके राजनीतिक और धार्मिक मान्यताएं इतनी अहम न बन जाए कि वे बच्चों, परिवार और जीवन मूल्यों जैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्वों पर हावी हो जाए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए जबरदस्त आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति की खुशी और कल्याण आपकी अपनी खुशी और कल्याण से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आप अपने प्रिय व्यक्ति का हित करने के लिए हर कीमत चुकाने और हर त्याग करने के इच्छुक होते हैं। इसी बात को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है। हर व्यक्ति अनूठा होता है। हर व्यक्ति में विलक्षण और विशेष गुण होते हैं जो उसे बाकी सबसे भिन्न बनाते हैं। हर व्यक्ति के विचार, पसंद, इच्छाएं, आशाएं, सपने और अपेक्षाएं भिन्न होती हैं। हर व्यक्ति के अनुभव भिन्न होते हैं। उसके अपने आसपास के संसार को अलग अलग तरह से देखने और व्यवहार करने की क्षमताएं अलग होती हैं। किसी प्रेमपूर्ण संबंध में आप सामने वाले के कितने ही करीब हों या उसके साथ कितने ही सामंजस्य में हों, आपके बीच असहमति, असंतुष्टि और मतभिन्नता के क्षेत्र हमेशा रहेंगे। यह सामान्य और स्वाभाविक है। किंतु जब भी ये भिन्नताएं सामने आएं, तो इन्हें आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण से निपटा जा सकता है। किसी संबंध में आत्म अनुशासन रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि आप पूरी तरह ईमानदार और खुले रहें, अपने वास्तविक स्वरूप में रहें, कभी भी किसी दूसरे के जैसा बनने का प्रयास न करें। आत्म अनुशासन और ईमानदारी की मांग होती है कि आप अपने विचार और भावनाएं स्पष्टता से व्यक्त कर दें। बिना क्रोध किए या बिना चिढ़े अपनी बात रखें और फिर शांति से सामने वाले की भावनाओं, विचारों और राय को सुनें। आपसी सामंजस्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुनने का अनुशासन। इसे कहेंगे प्रभावी श्रवण। प्रभावी श्रवण के 4 सरल अनुशासन हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि प्रभावी श्रवण के 4 अनुशासन क्या हैं। प्रभावी श्रवण का पहला अनुशासन है गौर से सुने।
सामने वाले की बात को काटे बिना गौर से सुनना। इस तरह सुने जैसे सामने वाला कोई महान रहस्य की या जीती हुई लॉटरी का नंबर बताने वाला हो और आपको यह एक बार ही सुनने को मिलेगा। जब आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहे तो ध्यान भटकाने वाली सारी चीज़ों को हटा दें। टीवी या रेडियो बंद कर दें। अखबार या डाक के पत्र नीचे रख दें। अपना चेहरा उसकी ओर करें, थोड़ा आगे झुकें और उसकी बात पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित कर सुने। हिज नीड्स हर नीड्स पुस्तक में बताया गया है कि महिला पुरुष से जो सबसे बड़ी चीज चाहती है वो है स्नेह। महिला की बातों पर पूरा ध्यान देकर स्नेह का प्रदर्शन किया जा सकता है। चूंकि आप हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इसलिए जब आप महिला की कई बातों पर ध्यान देते हैं तो इससे यह जाहिर होता है कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महिला की सबसे गहरी अवचेतन आवश्यकता पूरी हो जाती है, जो है मूल्यवान, महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करना। प्रभावी श्रवण का दूसरा अनुशासन है जवाब देने से पहले ठहरना। सामने वाले ने जो कहा है उस पर कुछ पल ध्यानपूर्वक विचार करें। जब आप कुछ पल रुकते हैं तो इससे सामने वाले की बात काटने का जोखिम खत्म हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ी देर रुके। इस तरह आप जता देते हैं कि आप उसकी कही हुई बातों को महत्व देते हैं और आप उसके शब्दों पर गौर से विचार कर रहे हैं। बातचीत में चुप रहने का एक और लाभ यह है कि इससे न सिर्फ आप पूरी बात सुन लेते हैं, बल्कि वह भी सुन लेते हैं जो कहा नहीं गया, सिर्फ इशारे में कहा गया है। वास्तविक संदेश आपके दिमाग में ज़्यादा गहराई तक पहुंचता है। आप उसे बेहतर समझ सकते हैं और अधिक जागरूकता व संवेदनशीलता से उसका जवाब दे सकते हैं। प्रभावी श्रवण का तीसरा अनुशासन, स्पष्ट करने का आग्रह करें। कभी भी यह न सोचें कि आप पहले से ही सामने वाले के विचारों या भावनाओं को जानते हैं। इसके बजाय यदि आप बात को अच्छे तरीके से न समझ पाए हों तो पूछ लें कि वास्तव में आपकी बात का क्या मतलब है, या आप ठीक ठीक क्या कहना चाहती हैं या चाहते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं और किसी बात को स्पष्ट करने का आग्रह करते हैं तो इससे सामने वाला यह समझ जाता है कि आप उसकी कही बात की सचमुच परवाह करते हैं और उसके विचारों और भावनाओं को जानने में आपकी सच्ची रुचि है। प्रभावी श्रवण का चौथा अनुशासन यह है कि आप सामने वाले की बातों पर फीडबैक ज़रूर दें। उसकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं। इसे श्रवण का एसिड टेस्ट कहा जाता है। इस तरह आप सामने वाले के सामने यह प्रदर्शित करते हैं कि आप उसकी बातों पर सचमुच ध्यान दे रहे थे और उसकी कही बातों को अपने शब्दों में दोहराकर आप उसके सामने यह साबित करते हैं कि आप सचमुच सुन रहे थे। संबंधों की ज़्यादातर समस्याएं खराब संवाद के कारण उत्पन्न होती हैं। दंपति ज़्यादा बार बातचीत नहीं करते या उनमें से कोई एक गौर से नहीं सुनता, जबकि दूसरा अपनी बात सुनाना चाहता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी से निश्चित मात्रा में बात करने की भावनात्मक ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति में निश्चित मात्रा में सुनने की भी भावनात्मक ज़रूरत होती है। सबसे सामंजस्यपूर्ण दंपति वे ही होते हैं जिनकी बोलने और सुनने की इच्छा एक दूसरे के संतुलन में होती है। बातचीत का उतार चढ़ाव सहजता से होता है और उनमें मौन के सहज पल भी होते हैं। हर व्यक्ति की बोलने और सुनने की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। इससे दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहते हैं और जिंदगी अच्छे से चलती है। जब कभी भी कहीं भी कुछ काम होता है तो एक बोर्ड लगा होता है, कार्य प्रगति पर है।
एक अच्छे विवाह का अर्थ भी यही है कि कार्य प्रगति पर है। समय बीतने के साथ आपके विवाह की प्रकृति भी बदलेगी, आमतौर पर सकारात्मक और सृजनात्मक तरीकों से। अपने संबंधों को सुखद, सद्भावनापूर्ण और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए आप में बदलती परिस्थिति के अनुरूप ढलने की इच्छा होनी ही चाहिए, खास तौर पर तब जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हों। आपको उम्र, नई नौकरियों, करियर, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर रहने, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव, स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लचीलापन बिल्कुल अनिवार्य है। आपको ये 4 सवाल पूछने चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ नियमित रूप से बैठना चाहिए और बाद में अपने बच्चों के साथ भी साहस के साथ ये 4 सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसे तुम चाहती हो कि मैं ज़्यादा करूँ? क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसे तुम चाहती हो कि मैं कम करूँ? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम चाहती हो कि मैं शुरू करूँ जिसे मैं वर्तमान में नहीं कर रहा हूँ? या क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ लेकिन जिसे तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल ना करूँ? जब आप में अपने जीवन साथी और बच्चों से ये सवाल नियमित रूप से पूछने का साहस और अनुशासन होता है तो मिलने वाले जवाबों की गुणवत्ता और गहराई से आप हैरान रह जाएंगे। आपको अपने व्यवहार को बदलने के बारे में लगातार मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन साथी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम, सौहार्द और खुशी के माहौल में रह सकते हैं। सबसे बढ़कर सुखद और प्रेमपूर्ण विवाह के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि आप अपने जीवन साथी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानें। संसार में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप उससे ज़्यादा समय गुजारना चाहें। कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप उससे ज़्यादा खुले व ईमानदार हों। जब आप अपने जीवन साथी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं और उससे इसी तरह का व्यवहार करते हैं तो आपका प्रेमपूर्ण संबंध आजीवन चलता रहेगा। आइए अब नोट करते हैं कि आदर्श वैवाहिक जीवन के लिए क्या क्या कार्य अभ्यास किए जाने की जरूरत है। अभ्यास नंबर 1, आप इसी समय वह कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन या रिश्ते में प्रेम और सौहार्द बढ़ जाएगा। अभ्यास नंबर 2, आप कौन से अनुशासन या आदतें विकसित कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन साथी के लिए विवाह की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। अभ्यास नंबर 3, उस एक व्यवहार को पहचानें जिससे आप वैवाहिक जीवन में अपने संप्रेषण को बेहतर बना सकते हैं। अभ्यास नंबर 4, अपने जीवन साथी से पूछें कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए, कौन सी कम करनी चाहिए, कौन सी शुरू करनी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। अभ्यास नंबर 5, उन 2 गुणों को पहचानें जिनकी आप अपने जीवन साथी में सबसे ज़्यादा कद्र करते हैं। अभ्यास नंबर 6, उन क्षेत्रों को पहचानें जिनमें आप और आपका जीवन साथी सबसे ज़्यादा सामंजस्य में हो। अभ्यास नंबर 7, उन सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को पहचानें जो आप में और आपके जीवन साथी में समान हो। अभ्यासों को एक्शन में बदलिए और अपने वैवाहिक जीवन को आदर्श वैवाहिक जीवन में बदल डालिए। आत्म अनुशासन की शक्ति के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।